हाँ जी, तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अदकर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और औरंगजेब को हम पढ़ रहे थे। मेडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 26 पर हम पहुंच गए हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने औरंगजेब को पढ़ना शुरू किया था। औरंगजेब के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा। औरंगजेब का शासनकाल तो 1658 से 1760 तक मुगले तख्त पर बैठा। अब देखो, जब ये राजा बना तो सबसे बड़े इसके सामने क्या क्या समस्याएं आई। एक तो जाट विद्रोह इसके समय हुआ। जाट विद्रोह अपना पूरा गंगा और यमुना वाले क्षेत्र में। इसके राजपूतों से संबंध बिगड़े। जसवंत की मृत्यु के बाद और जयसिंह की मृत्यु के बाद इसके राजपूतों से संबंध क्या होने लगे, खराब होने लगे। जो अकबर के समय से मुगलों के और राजपूतों के संबंध बड़े अच्छे चलते हुए आ रहे थे, औरंगजेब के राजपूतों से संबंध बिगड़ गए। तो उसने उसको कैसे टैकल किया। उधर जो भारत की पश्चिम उत्तर सीमा थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली, वहां पर अफगानों ने विरोध कर दिया। नीचे दक्कन में तो खैर वो परेशान था ही, क्योंकि दक्कन में मराठा साम्राज्य पनप रहा था। ये कुछ सबसे बड़ी समस्याएं थी जो इसके सामने आनी शुरू हुई। और तो और ये पूर्वी भारत की साइड भी गया और पूर्वी भारत में इसने असम आराकान पर भी अपने युद्ध करे। ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जो औरंगजेब के तख्त पर बैठने के बाद उसके सामने आई। सबसे पहले उसने जाट विद्रोह को कैसे शांत किया था। तो जाट विद्रोह का उस समय जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था गोकुला। तो गोकुला को इसने मार दिया। गोकुला के बाद इसको किसने हैंडल कर लिया था, राजा राम। और राजा राम ने जाके जहां पर अकबर को दफनाया गया था उसकी कब्र को निकाल के उसका अपमान किया। और इससे तंग आकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और औरंगजेब ने क्रोधित होकर राजा राम की भी मृत्यु कर दी थी। हालांकि इसके बाद जाट विद्रोह का जो कमान संभाल ली थी वो किसने संभाल ली थी, चूड़ामन ने। और फाइनली चूड़ामन अपने मकसद में शामिल हो गया था। शामिल नहीं, अपने मकसद में सक्सेस हो गया था। और साथ में उसने जाट विद्रोह की जो मांग थी, जाट विद्रोह ने ये जो जितने भी जाट थे औरंगजेब का समय, फाइनली चूड़ामन के शासनकाल में उन्होंने अपने समाज को औरंगजेब से स्वतंत्र कर लिया था। तो ये जाट विद्रोह कल हमने समझा था। राजपूतों को हम डिटेल में भी समझते हैं। अफगानों के लिए उसने फाइनली लास्ट में किसको भेजा था मैंने तुम्हें बताया था अफगान क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि मुगलों और अफगानों के तो शुरू से ही आपस में पंगे रहे। ये अफगान बेसिकली शिफ्ट हो रखे थे काबुल कंधार वाले एरिया में, और वो क्षेत्र है पहाड़ी। अब जब वो क्षेत्र पहाड़ी है तो वहां पर खेती अच्छी नहीं होती, पहाड़ ज्यादा है, सिर्फ अफीम की खेती होती है, टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा नहीं आता। तो ये बेचारे इतनी भी उपज नहीं कर पाते थे कि इनका पेट पल जाए। तो इन पर आखिरी ऑप्शन बचता था कि ये भारत आए और मुगल दरबार में नौकरी करें। और जब ये अफगान मुगल दरबार में आके नौकरी करते थे तो इनको खास बड़े ओहदे नहीं दिए जाते थे, इनके साथ ट्रेड बड़ा बेकार किया जाता था। तो इनको अपमान की स्थिति नजर आती थी। इसलिए ज्यादा समय तक ये मुगल दरबार में नौकरी भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मुगलों से इनके पेच भी अच्छे नहीं बनते थे। इसलिए अफगानों ने औरंगजेब के समय अफगानी सीमा पूरी डिस्टर्ब कर दी थी। तो इसके लिए किसको भेजा गया था, जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह ने जाके पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल में कर लिया था, ये हमने समझा। पूर्वी भारत के लिए हमने देखा सबसे पहले इसने अपने सबसे प्रमुख सेनापति मीर जुमला को भेजा। मीर जुमला ने पूरा बंगाल, अराकान, असम को जीत लिया। लेकिन मीर जुमला की जब मृत्यु हो गई तो फिर वहां पर इसने औरंगजेब ने पोस्टिंग करी थी अपने मामा शाइस्ता खान की। शाइस्ता खान ने पूरा बंगाल और चटगांव तक भारत में मिला लिया था। चटगांव आज आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की जगह है। ये पूर्वी भारत को इसने ऐसे निपटाया था, कल हमने पढ़ लिए थे। दक्कन के बारे में भी हमने पढ़ा था। दक्कन में सबसे पहले औरंगजेब ने भेजा अपने मामा शाइस्ता खान को, और शाइस्ता खान के साथ भेजा था जसवंत सिंह को। इससे पहले औरंगजेब ने एक चाल और चली थी कि जो इसका विजयपुर का आदिल शाह का जो सेनापति था जिसका नाम था अफजल खान, वो लड़ने जाता है शिवाजी से। लेकिन संधि के दौरान शिवाजी उसकी आंतें बाहर खींच लेते हैं। जब अफजल खान की मृत्यु शिवाजी कर देते हैं तो औरंगजेब देखता है कि ये अब मुद्दा हाईलाइटेड हो गया है, इसको ढंग से निपटाना पड़ेगा। तब वो साउथ में पोस्टिंग करता है किसकी, अपने मामा शाइस्ता खान की। और शाइस्ता खान के साथ किसको भेजा था उसने, जसवंत सिंह को। लेकिन जसवंत सिंह वहां पे जाके क्या कर देते हैं, शिवाजी के साथ जाके समझौता कर लेते हैं और बहुत सारी ड्रेसें जसवंत सिंह शिवाजी को दे देते हैं। और शिवाजी अपनी आर्मी को मुगलों की ड्रेस पहरा के किस पर हमला कर देते हैं, शाइस्ता खान। और शाइस्ता खान का अंगूठा काट के और इसको कहां भेज देते हैं कि इस बार तो तेरा अंगूठा काटा है, अगर अगली बार यहाँ आया बेटे टंगड़िया तोड़ दूंगा और तेरी नाड़ काट दूंगा। शाइस्ता खान भागे भागे दक्कन से कहां चले जाते हैं,
वो दक्कन से चले जाते हैं फिर औरंगजेब के पास, और औरंगजेब को लगता है कि एक्चुअली गलती शाइस्ता खान की डर के भाग के आ गए शिवाजी से, इसलिए फिर इनको इसने कहां भेज दिया, पूर्वी भारत। और हमने फिर आगे पढ़ा था कि दक्षिण भारत में फिर किसकी पोस्टिंग लगाई, तो इसने अपने सबसे बड़े बेटे मुअज्जम की पोस्टिंग लगाई। लेकिन मुअज्जम जैसे ही साउथ भारत गया, साउथ इंडिया गया, तुरंत इन्होंने जसवंत सिंह ने फिर वखेड़ा कर दिया। कैसे वखेड़ा खड़ा कर दिया था, इन्होंने जसवंत सिंह से ने उनसे क्या बोला था, मुअज्जम से, कि बेटा तेरे को मुगल बादशाह बनना है। उसने बोला हाँ। तो मुगल बादशाह बनने के उसे ख्वाब दिखाए और दक्षिण भारत में मुअज्जम से विरोध करवा दिया औरंगजेब का। जसवंत सिंह से इतना परेशान हो गया था औरंगजेब, इतना परेशान हो गया कि फाइनली फिर उसने कहां भेज दिया था उसे, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की फाइनली मृत्यु हुई थी। और जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब बहुत राजी हुआ था, बहुत राजी हुआ था जी। उसने खुद बोला था आज मेरे कुफर का दरवाजा खुल गया, कुफर का दरवाजा, मतलब अब जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। इसलिए मैं तुम्हें कल भी बताया था, जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उसने तुरंत औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़ने शुरू किए। जसवंत सिंह के सामने औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत में मंदिरों को तोड़ पाया हो। सबसे फेमस जो उसने मंदिर तोड़ा वो मथुरा का कौन सा, मथुरा का केशव राय मंदिर। केशव राय मंदिर पे तो केशव राय मंदिर, इसी मंदिर को तोड़ने पर तो इन जाटों ने विद्रोह किया था सबसे बड़ा। तो ये कुछ समस्याएं थी जिनसे औरंगजेब के सामने आई और औरंगजेब निपटा। सबसे मेन समस्या हमें पढ़नी है राजपूतों से संबंध उसके समय कैसे रहे। देखो हम जानते हैं अकबर ने सारे राजपूतों से संबंध बड़े अच्छे करे और मुगल सल्तनत इतनी आगे बढ़ी, उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि सारे राजपूत मुगलों के साथ थे। और मुगल के साथ राजपूत हो गए तो इन मुगलों की ओवरऑल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि राजपूत लोग अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे, अपने राजा के लिए कुछ भी कर जाएंगे। शाहजहां ने भी रिलेशन बनाए रखा, जहांगीर ने भी राजपूतों से रिलेशन बनाए रखा। अपने शुरुआती दौर में औरंगजेब ने भी राजपूतों से रिलेशन नहीं बिगाड़े, लेकिन जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1678 में जसवंत सिंह की होगी मृत्यु। कब मृत्यु हो गई जी, जसवंत सिंह की, वहीं अफगानिस्तान में इसकी होगी मृत्यु। जसवंत सिंह की क्या हो गई जी मृत्यु, कब होगी, 1678 में। इस जसवंत सिंह ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। औरंगजेब ने कसम खा ली थी कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बेटे को मैं जोधपुर का राजा नहीं बनने दूंगा। एक्चुअली ये कहां के राजा थे, जोधपुर के। औरंगजेब ने कसम खा ली थी कि जसवंत सिंह ने मेरे को इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है कि एक बार जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाए उसके बाद मैं जोधपुर की गद्दी पे इसके बेटे को नहीं बैठने दूंगा। पता चला इसका बेटा इसका भी दुगना हो और वो भी मेरे को ऐसे ही परेशान करे। तो जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी की जोधपुर की गद्दी पर अब कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, जंग छिड़ गई। जसवंत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद ठीक सी आ रही थी, आई नहीं, रुक गई आती आती। जसवंत सिंह की मृत्यु के ठीक बाद औरंगजेब खुद आया मारवाड़, और मारवाड़ में आकर उसने ऐलान किया कि जसवंत सिंह का बेटा गद्दी पर नहीं बैठेगा। उसका नाम, इनके बेटे का नाम था अजीत सिंह, और अजीत सिंह बहुत छोटा था उस समय, बहुत ही छोटा। औरंगजेब ने बोल दिया कि जसवंत सिंह के बाद अजीत सिंह गद्दी पर नहीं बैठेगा। पूछा गया क्यों नहीं बैठेगा, कि जसवंत सिंह का बड़ा भाई जो है, एक्चुअली जसवंत सिंह की जगह राजा तो वो बनना चाहिए था। बात ठीक है, क्योंकि बड़ा बेटा राजा बनता था, लेकिन शाहजहां के क्योंकि रिलेशंस जसवंत सिंह से अच्छे थे, तो शाहजहां ने जसवंत सिंह के बड़े भाई को ना बिठा के गद्दी पर बैठा देता जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह के बड़े भाई का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था जी, अमर सिंह। तो अमर सिंह बड़े थे, तो कायदे में गद्दी पर तो कौन बैठने चाहिए थे जोधपुर की, अमर सिंह, क्योंकि वो बड़े बेटे थे। लेकिन शाहजहां ने अपनी पावर को यूज करके छोटे बेटे जसवंत सिंह को बैठवा दिया था। औरंगजेब ने बोला जसवंत सिंह ने अन्याय किया था, गद्दी पर बैठना था अमर सिंह को। तो अब जब जसवंत सिंह मर गया है तो उसका बेटा गद्दी पर ना बैठ के इसका बेटा बैठेगा, क्योंकि अधिकार इसका था। और इन्होंने अपना बेटा ना बिठा के अपने पोते को बिठाया। इनके पोते का नाम था इंदर सिंह। किसको बिठाया जी, इंदर सिंह को। क्योंकि औरंगजेब अच्छा खासा ये अमर सिंह जो थे वो औरंगजेब का समर्थन करते थे। जसवंत सिंह ने तो औरंगजेब की ऐसी मार रखी थी। लेकिन अब यहां पे मजेदार कहानी शुरू होती है
कि जसवंत सिंह के एक बहुत बहादुर विश्वास पात्र थे जिनका नाम था दुर्गादास राठौर। क्या नाम था जी? दुर्गादास राठौर। जसवंत सिंह अपने मरने से पहले दुर्गादास राठौर को एक जिम्मेदारी देके गए थे कि दुर्गादास राठौर मुझे वचन दे, जब तक तू जिंदा रहेगा तू जोधपुर को संभालेगा और जोधपुर का संरक्षण बन के तू जीवन जिएगा, और जो मेरा बेटा है अजीत सिंह उसके लिए तू हमेशा तत्पर रहेगा। दुर्गादास राठौर ने कसम खाई थी जसवंत सिंह के सामने कि मैं अजीत सिंह को गद्दी पर बैठा के रहूंगा और हमेशा जोधपुर और अपने राजा अजीत सिंह के लिए लड़ूंगा। लेकिन उधर से औरंगजेब कसम खाए बैठा है कि अजीत सिंह को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे, और औरंगजेब और तो और अजीत सिंह को मारने की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे भी करके अजीत सिंह को मारा जाए। ये बात पता चलती है दुर्गादास राठौर को। दुर्गादास राठौर जानते थे कि अभी हम इतने शक्तिशाली भाई नहीं है कि औरंगजेब से लड़े, इसलिए वो मारवाड़ से निकलते हैं अजीत सिंह को लेके, और अजीत सिंह को ले जाके ये मेवाड़ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मेवाड़। और मेवाड़ में उन दिनों जो राणा थे, जो महाराणा थे, उनका नाम था महाराणा राज सिंह। और राज सिंह से जाके दुर्गादास राठौर बोलते हैं कि देखिए जसवंत सिंह की मारवाड़ में मृत्यु हो चुकी है, कायदे में उनके बेटे को सीट मिलनी चाहिए, लेकिन औरंगजेब गद्दी पर इसको ना बैठा के इंदर सिंह को बैठा रहा है। और इन दिनों जो महाराणा मेवाड़ के थे उनके भी औरंगजेब से पेच फंस रहे थे, वो भी औरंगजेब से खार खा रहे थे। तो राज सिंह ने फैसला लिया कि हम अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाएंगे। और तो और राज सिंह ने बोला कि अगर इस बात को लेकर औरंगजेब हम पे युद्ध करता है तो मैं अपनी आर्मी दूंगा। तो मेवाड़ और मारवाड़ साथ आ गए इस समय। अच्छा, मेवाड़ के जो लोग थे वो कौन थे? सिसोदिया। मेवाड़ में जनरली कौन थे? सिसोदिया। और ये जो मारवाड़ के लोग थे ये कौन थे? राठौड़। तो सिसोदिया और राठौड़ में एक संगठन बना। सिसोदिया और राठौड़ में क्या बना? संगठन बना। और किस लिए बना? अजीत सिंह को उसका हक दिलवाने के लिए। अब ये बात पता चली औरंगजेब को कि भाई मेवाड़ और मारवाड़ फिर साथ में मिल गए हैं, और जो मेरी प्लानिंग है कि मैं गद्दी पर नहीं बैठने दूंगा उसके विपरीत काम कर रहे हैं। औरंगजेब ने बोला भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, चल के शांत करना पड़ेगा। और तो और इन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ गठजोड़ ने एक काम और शानदार किया। मारवाड़ गठजोड़ इन्होंने एक काम बड़ा शानदार किया। देखो मेवाड़ की साइड से राजा कौन है? राज सिंह। इधर से राजा किसको बनाने की बात चल रही है? अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह को की देखभाल सारी कौन कर रहे हैं? दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर। उन दिनों राजस्थान में पोस्टिंग थी औरंगजेब के बेटे अकबर की। औरंगजेब के बेटे का भी क्या नाम था? अकबर। और अकबर से अलग करने के लिए इसको क्या बोलते थे? अकबर द्वितीय। औरंगजेब के आजम, मुअज्जम, अकबर द्वितीय, बेसिकली इसके तीन बेटे बहुत प्रिय थे। एक मुअज्जम, ये मुअज्जम वही जो दक्षिण भारत जाके क्या कर देता है? विरोध कर देता है। और अकबर द्वितीय वो औरंगजेब के समय में राजस्थान की कमान औरंगजेब ने दे रखी थी अकबर द्वितीय को। राज सिंह और अजीत सिंह जाते हैं अकबर द्वितीय के पास और वो बोलते हैं भाई देख, तेरे पापा का हो गया है दिमाग खराब, औरंगजेब का सठिया गया है, दिल्ली में बैठा है और हिंदू विरोधी कानून बनाया जा रहा है। तेरे लक्कड़ दादा थे अकबर, उन्होंने हमसे इतने अच्छे संबंध बनाए। तेरे परदादा है जहांगीर, उन्होंने हमसे इतने अच्छे संबंध बनाए रखे, हमारी राजकुमारी से शादी करी। फिर तेरे दादा है जहांगीर, वे शाहजहां, उन्होंने हमसे लगातार संबंध अच्छे बनाए रखे। लेकिन तेरे पापा हैं वो हमसे संबंध बिगाड़ रहे हैं। अगर वो हमसे संबंध बिगाड़ेंगे तो तुम्हारा पतन तय है। और अगर तुझे अपने साम्राज्य को बचाए रखना है तो अपने बाप का विद्रोह कर दे। अकबर द्वितीय की बात समझ आ गई। अकबर द्वितीय मेवाड़ की और मारवाड़ की सहायता लेके विरोध कर देता है औरंगजेब का, बगावत कर देता है औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब कहता है भाई बात बिगड़ गई, क्योंकि राजस्थान की दो सबसे मजबूत शक्तियां मेवाड़ और मारवाड़ साथ में आ चुकी हैं। और तो और औरंगजेब का खुद बेटा अकबर द्वितीय अब चला गया है किनके साथ? राजस्थानियों के साथ। अब औरंगजेब बोलता है भाई इससे निपटना पड़ेगा। तो औरंगजेब उधर से अपनी सेना लेके आता है, ये तीनों अपनी सेना लेके बैठ जाते हैं। अब औरंगजेब समझ जाता है कि यार अगर मैं दिमाग से लड़ूंगा तो वो ठीक रहेगा, इनको तोड़ता हूं। इनको तोड़ा कैसे जाए? तो वो क्या करता है, अपने गुप्तचर को, एक जासूस को बुलाता है और जासूस को बुलाने के बाद बोलता है कि ये चिट्ठी तुझे दुर्गादास राठौड़ को देके आनी है। किसको देके आनी है जी? दुर्गादास राठौड़। और दुर्गादास राठौड़ उस चिट्ठी को जब पढ़ेंगे तो वो चिट्ठी लिख रहा है जैसे अकबर द्वितीय किसको? अपने बाप औरंगजेब को।
अकबर द्वितीय उस चिट्ठी में लिख रहा है कि पापा औरंगजेब जी सारा काम हो गया है, हम तो सोच रहे थे पहले मेवाड़ को अलग से मारना पड़ेगा, मारवाड़ को अलग से मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक साथ युद्ध लड़ने आएंगे, मैं इनको एक साथ ला रहा हूं, तुम उधर से अपनी आर्मी लाना, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, दोनों मिलकर मेवाड़ और मारवाड़ को मार देंगे। औरंगजेब शंका पैदा कर देता है। अब ये चिट्ठी पहुंचती है किसके पास? दुर्गादास राठौड़ के पास। दुर्गादास राठौड़ उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो दुर्गादास राठौड़ उस षड्यंत्र में फंस जाते हैं और उनको लगता है ले यार, हम तो अकबर द्वितीय के साथ लड़ रहे थे उसको गद्दी दिलाने के लिए, और वो तो औरंगजेब से संबंध करके बैठा है, अपने संधि करके बैठा है, समझौते करके बैठा है। और साथ में उधर से औरंगजेब भी ऐसे लिख रहा है कि शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, तूने बहुत बढ़िया किया कि इन दोनों को तो एक साथ ले आया, युद्ध में तो इनके साथ आई है, लेकिन जैसे युद्ध होगा तो हमारे साथ आ जाइए, हम इन दोनों को मिलकर मार देंगे। अब दुर्गादास राठौड़ को ये चीज बुरी लगती है, वो चाहते हैं कि मैं फटाफट अकबर द्वितीय से जाऊं और बात करके आऊं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन वही गुप्तचर जो चिट्ठी देने गया था दुर्गादास राठौड़ को, उसको एक जिम्मेदारी और दी जाती है। तैमूर लंग उसका नाम था, तैमूर खान, तैमूर लंग कह रहा हूं। उसको बोला जाता है कि जहां पर अकबर द्वितीय अपना तंबू बंबू गाड़ के बैठा हुआ है, अपनी सेना लेके बैठा हुआ है, उसका एक गेट कीपर होगा, उसके गेट कीपर को खास संदेश देके आ जाना कि सामने कोई भी मिलने आए, बोल देना आप अकबर द्वितीय से नहीं मिल सकते, अभी अकबर द्वितीय सो रहे हैं। अब उधर से दुर्गादास राठौड़ आते हैं अकबर द्वितीय से पूछने की भाई तू अपने बाप से क्यों जा मिला, तेरे को नहीं मिलना चाहिए था। तो वो जाते हैं तो गेट कीपर से बोलते हैं कि भाई मेरे को अकबर से मिलना है, मिलने दो मेरे को। तो गेट कीपर को पहले बता दिया गया कि तुम दुर्गादास राठौड़ को मिलने नहीं दोगे। तो उन्होंने बोल दिया नहीं, अभी राजा की तबीयत खराब है और शहजादे अभी सो रहे हैं। तो दुर्गादास राठौड़ ने बोला शहजादे सो रहे होंगे, ठीक है, उनको जाके बोलो कि दुर्गादास राठौड़ आए हैं। तो गेट कीपर ने बोला नहीं, आपका तो नाम लेके मना किया था कि आप तो बिल्कुल अभी बात मत करना, सुबह आपसे बात करेंगे। तो दुर्गादास राठौड़ के दिमाग में भी ये चीज आ जाती है कि यार शायद सच में ऐसा है। दुर्गादास राठौड़ के अंदर शंका पैदा हो जाती है, वो रातों रात अपनी आर्मी लेके पीछे हट जाते हैं। और साथ में वो राज सिंह से भी बोलते हैं कि इसने अकबर द्वितीय ने जाके औरंगजेब से समझौता कर रखा है, हमें मरवा रहा है, इसलिए राज सिंह भी अपनी आर्मी लेके पीछे चले जाते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, औरंगजेब अपनी चाल में फिर एक बार कामयाब हो जाता है। बेचारे अकबर पे उस समय 1-1.5 हजार की सिर्फ आर्मी थी। अगले दिन जब अकबर द्वितीय बोलता है भाई दुर्गादास राठौड़ कहां गए, हमारे राज सिंह कहां गए, पता चलता है कि भाई तुम षड्यंत्र का शिकार हो गए हो, औरंगजेब ने तुम तीनों को बिखेर दिया है। तो अकबर द्वितीय भागा भागा जाता है दुर्गादास राठौड़ के पास और बोलता है यार हमने तो कुछ नहीं किया, औरंगजेब ने हमें फंसा दिया, उसने एक षड्यंत्र रच दिया हमारे खिलाफ। फिर दोबारा दुर्गादास राठौड़ अकबर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, सारे के सारे अपने इक्के औरंगजेब फेंक चुका था। अब जब फाइनली दिख जाता है कि अकबर, अब ये अकबर द्वितीय जो है जिसने अपने बाप का विरोध किया है, जो अब सेफ नहीं है राजपूतों में, राठौड़ों में, राजस्थान में सेफ नहीं है, तो ये निर्णय लेता है कि ये अब जाएगा दक्कन। कहां चला जाता है फिर ये? दक्षिण भारत। लेकिन यहां पर समस्या क्या होती है, अकबर का एक बेटा होता है, एक बेटी। अकबर द्वितीय जानता है कि मैं तो मरूंगा ही क्योंकि मैंने अपने बाप का विरोध किया है, साथ में अगर मेरे बेटे और बेटी भी पकड़े गए तो ये भी मरेंगे। तो दुर्गादास राठौड़ बोलते हैं तू अपने बेटे और बेटे की चिंता छोड़ दे, इनको पालने का काम मेरा। अगले 9 साल तक अकबर संभाजी के पास रहता है, शिवाजी के बेटे संभाजी के पास रहता है अगले 9 साल तक। और जब वो देखता है कि अब पार नहीं पड़ेगी तो अकबर यहां से फिर चला जाता है ईरान। ईरान में कुछ साल ईरान का राजा उसको रखता है अपने पास और फिर इसकी बड़ी निर्मम मृत्यु कर देता है। और निर्मम जब मृत्यु कर देता है तो भैया राजस्थान का गठजोड़ पूरा कमजोर पड़ जाता है। अकबर अलग हो गया, राज सिंह अलग हो गए। इतने क्या होता है ना, एक चीज यहां पर और बढ़ जाती है, राज सिंह की हो जाती है मृत्यु। और राज सिंह की मृत्यु के बाद अगला राजा बनता है जगत सिंह। अगला महाराणा कौन बनता है जी? जगत सिंह। जब जगत सिंह महाराणा बनते हैं तो औरंगजेब जगत सिंह के पास समाचार भिजवाता है कि यार तुम क्यों इतने समय से हमसे पंगे ले रहे हो, कुछ पंगे मत लो, तुम मेरे दरबार में आओ, मैं तुम्हें बहुत सम्मान दूंगा, मनसबदारी बना दूंगा, तुम पे कभी आक्रमण नहीं करूंगा, तुमसे पहले जो मैंने तुम्हारे एरिया छीने थे डूंगरपुर बांसवाड़ा वो तुम्हें दोबारा दे दूंगा। क्या आपस में लड़ने की वो करना है, आपस में मिलके बातचीत करते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। तो इधर से मेवाड़ भी जाके मुगलों से मिल गए बाद में। अब मारवाड़ अकेला क्या करता था? दुर्गादास राठौड़ फिर अकेले 30 साल तक औरंगजेब से लड़ते रहे। 30 साल तक अकेले औरंगजेब से लड़े। उधर अकबर द्वितीय की मौत हो गई। अब क्या होता है, एक बार ये बात औरंगजेब को पता चलती है बीच में, इस बीच अपने जिंदा रहने से पहले, कि यार अकबर द्वितीय जब दक्षिण भारत गया था ना तो मेरे पोती पोते जो थे वो दुर्गादास राठौड़ के वहां पर रख के गया।
तो औरंगजेब, यार आपको पता है हमेशा भैया मूल से प्यारा ब्याज होता है ना। ये बात बिल्कुल सच है कि बेटे से प्यारे पोते होते हैं। तो औरंगजेब को खास लगाव था अपने पोते पोती से, उसके पोती पोती लगे ये। तो वो अपने एक रचयिता से, एक महान कवि से मैसेज भिजवाता है दुर्गादास राठौड़ के पास कि यार ठीक है, अब हमने तो देख अकबर मर गया, जो बेटा जिसने मेरा विद्रोह किया था वो मर गया, मेवाड़ तुझसे अलग हो गया, तुझसे अब लड़ाई क्या करनी, तू बस यार मेरे दोनों पोती पोतों को दे दे। तो दुर्गादास राठौड़ मना कर देते हैं कि मैं तुझे देके क्या करूंगा यार, तू अपने बेटे को मारने के लिए बिना बात के उतारू हो रहा था, पता चला तो अपने पोती पोतों को भी मार दे। तो मैंने तो अकबर से एक संधि, ये मतलब उसको वचन दिया था ना कि भाई मैं तेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करूंगा। अभी मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं ये दोनों के दोनों पोती पोते तुझे दे दूं, कल को तू उसको मार देगा औरंगजेब, तो क्या करोगे। तो वो जासूस बोलता है कि आप टेंशन मत लो, वो कवि थे बहुत बड़े, वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, औरंगजेब ऐसा नहीं है, औरंगजेब को इनसे बहुत लगाव है, वो देखना चाहता है अपने पोती पोतों की शकल और उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। फाइनली दुर्गादास राठौड़ इस चीज पे तैयार हो जाते हैं और इन दोनों बेटे को, जो अकबर के बेटे थे, किसको दे देते हैं, औरंगजेब को। अब औरंगजेब के पास ही जैसी दिल्ली में जाते हैं, औरंगजेब फटाफट बोलता है चलो भी मौलवी को बुलाओ, इनका धर्म परिवर्तन कराओ, क्योंकि ये तो इतने दिनों से राजपूतों के पास थे। तो औरंगजेब को लगता है इन्हें, ये इतने दिनों राजपूतों के पास रहे हैं तो अभी इन्होंने तो सारे हिंदी धर्मांती पढ़े होंगे, तो इनका फटाफट धर्म परिवर्तन कराओ, हिंदू से इन्हें मुसलमान बनाओ, इन्हें मौलवी को बुलाया जाओ, इन्हें कुरान पढ़नी सिखाओ, इन्हें मुस्लिम धर्म सिखाओ। तो तुरंत इसकी बेटी बोलती है दादा आपको ऐसी करने की जरूरत नहीं है। तो औरंगजेब बोलता है क्यों, कि जो हमारे दुर्गादास राठौड़ हैं उन्होंने हमारे लिए एक मौलवी हमेशा बुलाते थे, एक मौलवी आते थे हमें पढ़ाते थे। औरंगजेब ने बोला और कि हमें कभी भी सताया नहीं गया, भले ही हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारी दुर्गादास राठौड़ ने बड़े आराम से देखभाल करी और हमें वो सारी चीजें हमारे धर्म की मुहैया कराई जो हमें चाहिए थी। तो औरंगजेब और पूछता है इससे कि अच्छा मेरे बारे में क्या बोलता था दुर्गादास राठौड़ जी, आपके बारे में कुछ नहीं बोलते थे, बड़े सज्जन है। तो वो बेटी से पूछता है, अपनी पोती से पूछता है कि कैसा दिखता है दुर्गादास राठौड़, कैसा है। तो उसकी बेटी बोलती है कि मेरे बड़े होने के बाद, थोड़ा सा मेरे अंदर समझदारी आने के बाद, तो वो कभी सामने से आके भी उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। अगर मेरे हरम में, मेरे महल में कभी मुझसे बात करने आया भी करते थे तो पर्दा डाल के बात करते थे मुझसे। औरंगजेब भाई बड़ा राजी हुआ, उसने बोला यार दुश्मन हो तो ऐसा हो, क्या कैरेक्टर है यार, क्या चरित्र है कि दुश्मन के बच्चे महल में बैठे हैं फिर भी उन्हें इतने प्यार से नवाजा। औरंगजेब घना राजी हुआ, बहुत राजी हुआ, और उसने एक समाचार इस बात से खुश होकर दुर्गादास राठौड़ पे भिजवाया कि दुर्गादास राठौड़ मांग तुझे क्या मांगना है। तो दुर्गादास राठौड़ ने एक ही चीज मांगी कि मेरे जो राजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने एक मुझसे वादा किया था कि मैं हमेशा अजीत सिंह के लिए काम करूंगा, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि तू जोधपुर का राजा अजीत सिंह को मान ले। औरंगजेब ने बोला भाई तू इस चीज को छोड़ के बाकी कुछ और भी कह दे, सब तेरा, लेकिन मैं अजीत सिंह को गद्दी पर नहीं बिठाऊंगा। फाइनली 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, कब मृत्यु हुई, 1707 में, तब अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज ऐसी है जहां पर ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि औरंगजेब ने राजपूतों से संबंध बिगाड़े। अगर वो आसानी से अजीत सिंह को गद्दी पर बैठा देता, इधर बिना बात की अगर जगत सिंह और इंदर सिंह वाला केस वो नहीं फैलाता, इंदर सिंह और अमर सिंह वाला, तो राजपूतों से उसके संबंध बने रहते। मुगलों को इतना आगे ले जाने में सबसे अहम भूमिका थी राजपूतों की, क्योंकि आप देखें अकबर के काल से पहले मुगल सल्तनत का विस्तार कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन राजपूतों से अकबर की संधि के बाद मुगल सल्तनत इतनी जोर से फैला, इतनी दूर तक फैला, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो वो राजपूत थे। लेकिन औरंगजेब ने राजपूतों से ही अपनी बात खराब कर ली, जिनकी वजह से आप ताकतवर हैं, अगर आप उन्हीं को पीछे छोड़ देंगे तो आपकी ताकत फिर रह नहीं जाएगी। औरंगजेब की ये बहुत बड़ी गलती थी कि उसने मेवाड़ को भी सताया, उसने मारवाड़ को भी सताया, और तो और उसने भारत में रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए, जहां पर हिंदुत्व लोग ज्यादा हैं, जहां पे हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां पर उसने मुस्लिम धर्म की स्थापना करने की कोशिश करी। जब भी आप इतने कट्टरपंथी से कुछ काम करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप सफल हो ही नहीं सकते, आप चाह के भी लोगों की नजरों में अच्छे नहीं बन पाएंगे। आज जस्ट इमेजिन कीजिए कि भारत सारे मुस्लिम वर्ग के, सिख वर्ग के, सारे जैन वर्ग के लोगों को मार काट के और जबरदस्ती उनसे हिंदू धर्म अपनाने लगे, तो एक्चुअली में हम हिंदुओं को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं देंगे, इससे हम और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी धर्म मार काट की इजाजत नहीं देता।
औरंगजेब शरीयत का कानून लागू करने के चक्कर में शरीयत से कहीं बहुत ज्यादा आगे चला गया था। कहता था कि मेरे को शरीयत लागू करना है, मेरे को मुस्लिम धर्म स्थापित करना है, लेकिन आप मुस्लिम धर्म ऐसे स्थापित करोगे मंदिर तोड़ तोड़ के। हालांकि एक बहुत विकसित देशों में ये मुद्दा जो है जटिल नहीं है, लेकिन भारत जिसकी संस्कृति इतनी पुरानी रही हो, जिसका भगवानों से और जिसका इन सारी चीजों से लगाव बड़ा जबरदस्त रहा हो, जिस देश की जनता 140 करोड़ में से 50 करोड़ की जनता लगभग या 60 करोड़ की जनता इस चीज को मानती हो, आप उस देश में कैसे इन चीजों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर आज ये सारे काम हो रहे हैं कि मंदिरों की मस्जिदों को नष्ट करके मंदिर बन रहे हैं, तो इसमें बुराई वाली क्या बात है। कभी ये मुगल शासकों ने आके भी तो सेम यही काम करे ना, इन्होंने भी तो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई जब ये पावर में थे। इन्होंने हमसे हमारा धर्म छीनना चाहा। औरंगजेब देखिए, इससे पहले अकबर इतना महान शासक हुआ, बाबर इतना महान शासक हुआ, चलो ठीक है एक दो मंदिर तोड़े, इसने तो मंदिर तोड़ने की लाइन लगवा दी। और मंदिर तोड़ने का बेसिकली क्या मतलब हुआ करता था, मंदिरों में से मूर्ति निकालो, मंदिर बंद कर दो, क्योंकि बिना मूर्ति का कैसा मंदिर। तो ये मूर्तियों को नष्ट करते थे, मंदिर एक सच नहीं तोड़ते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे। औरंगजेब के इस कांड की वजह से मुगल सल्तनत इतना डूबा कि फिर कभी मुगल सल्तनत उठ ही नहीं पाया। इसलिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के ठीक बाद मुगलों के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। भले ही इसके बाद इस सल्तनत में राजा आते गए, बादशाह आते गए, लेकिन वो कहने के लिए थे, वो सिर्फ गद्दी पर बैठे थे, वो मोहरा थे। एक्चुअली पूरे भारत को कंट्रोल उन दिनों कुछ और कर रहे, कोई और कर रहा था। अभी हम पढ़ेंगे इनकी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कहने के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कंट्रोल कर रहे थे मराठा, जहां पर हम पढ़ेंगे पेशवा बालाजी बाजीराव। और बाजीराव ये महान योद्धा जिसने भारत को स्वराज की एक फीलिंग दिलाई थी कि हम स्वराज स्थापित करेंगे। स्वराज मतलब अपना राज। इसीलिए आगे जाके बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने स्लोगन में बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। क्योंकि स्वराज वर्ड अगर सबसे पहले किसी ने यूज किया था तो वो थे मराठा। ठीक है जी, औरंगजेब की ये कुछ नीतियां थी जो बहुत बेकार थी। अब देखो औरंगजेब में एक चीज अपने को और समझनी है कि इसका सिख धर्म से क्या विवाद हुआ। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो कि इसका सिख धर्म से क्या विवाद हुआ। देखो एक्चुअली गुरु, सातवें गुरु कौन थे? हरिराय, हम सब जानते हैं। ठीक है, इनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राम राय और छोटे बेटे का नाम था हरिकिशन। छोटे बेटे का क्या नाम था? हरिकिशन। राम राय मुगल दरबार में रहा करते थे। कहां रहा करते थे जी? मुगल दरबार में। इस चीज से गुरु हरिराय बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जब गुरु हरिराय सिख गुरु थे, ये सातवें सिख गुरु थे। इनसे सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद, फिर उसके बाद तीसरे कौन आए? अर्जुन देव, फिर अर्जुन देव का अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर आए गुरु गोविंद। गुरु गोविंद बाद में आएंगे, पहले हरगोविंद आए। हरगोविंद के बाद कौन आए? गुरु हरिराय। हरिराय के दो बेटे थे, राम राय था बड़ा, हरिकिशन था छोटा। हरिकिशन मुगलों के दरबार में रहने लगा था। इस बात से हरिराय बहुत खफा हुए और राम राय को उन्होंने अगला अपना उत्तरदायी ना बना के हरिकिशन को अगला गुरु बनाया। इस बात से राम राय बहुत ज्यादा खफा हो गया कि बड़ा बेटा मैं हूं, अगले गुरु की तख्त तो मेरे को मिलना चाहिए, ओहदा गुरु का मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मुगल दरबार में मुगलों के पास रहा करता था, इसलिए हरिराय ने इस चीज से बुरा मान करके अपने छोटे बेटे हरिकिशन को गद्दी पर बैठा दिया। उस समय हरिकिशन की आयु बड़ी कम थी, मात्र 6 साल। भले छोटे थे लेकिन कोई बात नहीं, हरिराय ने बोल दिया कि ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ये जाके मुसलमानों के साथ बैठ रहा है, मैं इसको सिख गुरु की उपाधि नहीं दूंगा, मैं इसे सिख गुरु की तख्ती पर बैठने नहीं दूंगा। जब गद्दी पर हरिकिशन बैठा तो राम राय ने बहुत विरोध किया कि हक तो मेरा है, मुझे बैठना चाहिए, लेकिन इसको नहीं बैठने दिया। बहुत ही जल्दी हरिकिशन की मृत्यु हो गई। हरिकिशन के बाद 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर ने तख्त संभाल लिया। किन्होंने जी? गुरु तेग बहादुर ने। फिर राम राय ने इस चीज का अपोज किया कि अब गुरु तेग बहादुर कहां से आ गए? भाई तख्त तो मेरा है, हक तो मेरा है, लेकिन इसको हक नहीं मिल पाया तो इसने औरंगजेब के कान भरने शुरू कर दिए। इसने क्या शुरू कर दिया जी? औरंगजेब के कान भरने शुरू कर दिए और गुरु तेग बहादुर के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया गया। इसने औरंगजेब के कान भरे कि देखो भाई तख्त तो मेरा है, हक तो मेरा है, लेकिन पता नहीं कौन कहां से आके तख्ती पर बैठे जा रहा है। आप मुगले बादशाह हैं, आप आलमगीर जहांपना औरंगजेब हैं, मेरी आपसे दरख्वाहिश है कि आप प्लीज मुझे मेरा हक दिलाएं। इतने शपथ लेने के बाद, गुरु की गद्दी ग्रहण करने के बाद गुरु तेग बहादुर आते हैं दिल्ली
और जब ये दिल्ली आकर के कुछ दिन रहते तो इनको पता चलता है कि यार मेरे खिलाफ तो राम राय बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और क्योंकि ये बड़े सभ्य थे, ये बिना वजह बहस नहीं करते थे, ये चुपचाप वहां से उठे और ये चले गए पूर्वोत्तर भारत, बिहार की साइड और बंगाल की साइड। और बिहार बंगाल के बाद फिर ये चले गए आसाम। आसाम में उन दिनों था जगत सिंह और जय सिंह। कौन था जी? जय सिंह उन दिनों कौन थे? औरंगजेब ने जय सिंह की पोस्टिंग कर रखी थी उस वाले एरिया में। चुपचाप गुरु तेग बहादुर जाके जय सिंह के दरबार में अपना काम करने लगे। लेकिन ये राम राय नहीं माना, इसने कुछ अधिकारियों का साथ पाया और फिर ये औरंगजेब के कान भरने लगा। फाइनली औरंगजेब को जब लगा कि यार राम राय शायद सच बोल रहा है, तो इनको जय सिंह के दरबार में से गुरु तेग बहादुर को पकड़ के लाया गया और इनको जबरन बोला गया कि या तो आप मुस्लिम धर्म अपनाओ वरना आपका सर कलम कर दिया जाएगा। औरंगजेब ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कई टिप्पणियां हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। 2-3 कहावतें क्या क्या चलती हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने बोल दिया कि मैं इस्लाम नहीं अपनाऊंगा, मैं मरना पसंद करूंगा। और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का इसलिए औरंगजेब ने सरकलम करवा दिया। कहां पे करवाया था? दिल्ली में। आज दिल्ली में जस्ट वहां पे ये भी है अपना गुरुद्वारा, जहां पर इनका सरकलम करवाया गया था। अब देखो सरकलम क्यों करवाया गया, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि गुरु तेग बहादुर अगर सच में गुरु थे तो औरंगजेब से बोला गया कि आप गुरु तेग बहादुर से बोलो कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। भाई अगर आप गुरु हैं तो आप में कुछ दैविक शक्तियां होंगी, कुछ आप में देवी देवताओं वाली शक्तियां होंगी। आप उन शक्तियों का प्रदर्शन करके हमें ये शो करें कि आप सच में गुरु हैं। लेकिन हमारी फिलॉसफी तो सिंपल कहती है कि अगर आपके अंदर वो शक्तियां हैं तो आप कभी भी उसका शो ऑफ नहीं करेंगे। महात्मा बुद्ध जो रहे, बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। राम जी ने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, कृष्ण जी ने नहीं किया, इधर महावीर स्वामी ने नहीं किया, शंकराचार्य ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी फिलॉसफी कहती है कि इनकेस अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए तो आपको उसका शो ऑफ नहीं करना है। इसलिए गुरु तेग बहादुर ने भी शो ऑफ नहीं किया। और जब देखा कि ले इस पे तो शक्ति शो हुई नहीं है, तो वैसे ही बस बंडा फोड़ है, तो इनका सरकलम करवा दिया गया। एक कहावत कहती है ये। दूसरे का कहती है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, हिंदुत्व अफगान वगैरह जो लोग थे, उनको जाके इन्होंने धीरे धीरे अपने बस में किया गुरु तेग बहादुर ने। और साथ में जाके जो दूसरे मुसलमान लोग थे उनसे भी जाके क्या कर लिया, उनको अपने बस में ले लिया और आपस में दंगे कराया करते थे गुरु तेग बहादुर। ऐसी कहानियां है, मैं नहीं कह रहा। और आपस में जब दंगे होते थे तो धीरे धीरे उन्होंने बड़ा रूप ले लिया, जिससे भारत को खतरा था। इसलिए इनको क्या कर दिया गया? सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर नहीं भैया, इनका सरकलम कर दिया गया। इनके बेटे थे गुरु गोविंद। इनके बेटे कौन थे? गुरु गोविंद। औरंगजेब के ने जब इनको मौत की सजा दिलवा दी, इनका सरकलम करवा दिया, तो गुरु गोविंद को यह बात बड़ी बेकार लगी कि यार मेरे बाप को मरवा दिया। अब गुरु गोविंद ने धीरे धीरे जितने भी ये सिख लोग डर के मारे बिखर गए थे, सबको इकट्ठा करना शुरू किया और मुगलों से पंगा लेने के लिए एक अपनी स्वतंत्र आर्मी बनानी शुरू करी, जिसको बोला गया खालसा। तो जी खालसा वर्ड आप बहुत सुनते होंगे सिख धर्म में। खालसा इज नथिंग, इट इज अ आर्मी विच इज फॉर्म्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। क्यों बनाई गई? क्योंकि मुगल इनके लगातार क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और धीरे धीरे गुरु गोविंद सिंह के साथ बहुत बड़ी पब्लिक आके जुड़ गई और गुरु गोविंद सिंह बहुत मजबूत हो गए, जो औरंगजेब को पसंद नहीं आया। इसलिए औरंगजेब ने फिर आक्रमण किया। और औरंगजेब ने आक्रमण किया। इसमें गुरु गोविंद सिंह भले ही हार गए, लेकिन हिम्मत उन्होंने फिर भी नहीं हारी। और फाइनली 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, लगभग इसके कुछ समय बाद गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जिस स्वप्न के लिए लड़ रहे थे वो इन्होंने पूरा कर लिया था। तो इसका औरंगजेब का सिखों से भी पूरा पंगा चला, और ये तो पूरा का पूरा धर्म के लिए था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। औरंगजेब ने कसम खा रखी थी कि मेरे को भारत में इस्लामियत फैलानी है। तो सिखों से भी इसका पूरा विरोध रहा। आप देख रहे हैं राजपूतों से भी लड़ रहा है, नीचे मराठाओं से लड़ रहा है, उधर जम्मू कश्मीर में अफगानों से लड़ रहा है, उत्तर भारत में जाटों से लड़ रहा है। अगर आप इतने दुश्मन अपने सामने पैदा कर लोगे तो आप कैसे उस क्षेत्र में रह पाओगे? जो तुम्हारी सबसे मजबूत शक्तियां थी, तुमने उनका भरोसा खो दिया।
जो मेवाड़ मारवाड़ तुम्हारे लिए इतने लंबे समय से काम करते हुए आ रहे थे, तुमने उनका भरोसा खो दिया। अकेले बेस पे तुम इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चला पाओगे? ऊपर से शाइस्ता खान, मीर जुमला, मुअज्जम, अकबर द्वितीय, तुम्हारे खुद के बेटे तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। औरंगजेब के सामने समस्याएं बड़ी क्रिटिकल हो गई थी। ठीक है जी, समस्याएं बड़ी क्रिटिकल हो गई थी। अब फाइनली हम कल के लेक्चर में सिर्फ इसके सामाजिक इसने बहुत सारे बदलाव करे, किन किन चीजों का इसको लगाव था, किन का नहीं था, ये पढ़ लेंगे। गुरु तेग बहादुर का इसने सरकलम करवा दिया, पढ़ लिया। संभाजी को कैद करके इन्होंने उनको भी मृत्युदंड दिया था, वो हम कल की क्लास में समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।